गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में अपन ने साइन के गुण पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ साइन, जिसके अंदर एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन और एक्सेप्टेड वेव फंक्शंस के लिए सुव्यवस्थित तरंग फलन और स्वीकार्य तरंग फलन के लिए साइन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हमारा आज का टॉपिक है सोंडिजर तरंग समीकरण का महत्व तथा सीमाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेज। सोंडिगर का समीकरण एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हाइड्रोजन के लिए तो काफ़ी संतोषप्रद परिणाम देता है, परंतु कई पर इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं में उचित सोंडिगर समीकरण अधिक जटिल रूप ग्रहण कर लेता है, जिसे हल करने के लिए अत्यंत विस्तृत परिकल्पना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रणाली से करते हैं। ठीक है, सोंडिगर का जो वेव समीकरण है वो केवल एक परमाणु के लिए, जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है कि उसके लिए तो सटीक रूप से लागू होता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है परमाणु के अंदर, वैसे वैसे जो सोंडिगर वेव समीकरण है वो जटिलता या कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे कि इस टाइप्स की जो कैलकुलेशन है वो ह्यूमंस के द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए किसका कंप्यूटर का यूज़ लेना पड़ता है। इलेक्ट अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए परिकलित साई के मान यद्यपि एकदम सही नहीं होते, फिर भी सन्निकट मान प्राप्त किए जा सकते हैं तथा गुणात्मक उत्तर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उन परमाणु के लिए जो साई के मान अपन किसी भी टेक्नोलॉजी से अपन फाइंड आउट करते हैं वो मान एकदम एक्यूरेट तो नहीं होते, लेकिन उसके आसपास ज़रूर होते हैं तथा वो गुणात्मक उत्तर में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम अपनी यूनिट फर्स्ट का सेकंड जो पोर्शन है अधिशोषण एड्जॉर्प्शन वो स्टार्ट करते हैं। चलिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक्चुअल में होता क्या है। ये सर्वज्ञात है कि द्रव की सतह पर असंतुलित या अविशिष्ट बल के कार्यरत होने के कारण उसकी सतह पर पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, तथा इन बलों के कारण सतह असंतृप्त रहती है। इसी प्रकार ऐसे बल ठोस की सतह पर भी कार्य करते हैं। इनके फलस्वरूप ठोस की सतह अन्य पदार्थों के अणुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है और इन्हें अपने पृष्ठ पर थाम लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो कि इसकी सतह के संपर्क में आते हैं। गैस तथा घुलित पदार्थ की सांद्रता ठोस या द्रव की केवल सतह पर ही बढ़ जाती है, परंतु बल्क में नहीं बढ़ती। यह बल का मतलब, स्थूल का मतलब है कि जो कोई भी अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ अब्जॉर्प्शन करती है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है, वो केवल अपनी सतह के ऊपर ही होता है। मतलब जो एड्जॉर्प्शन अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो सतही प्रक्रिया है, वह उसके अंदर तक, उसके केंद्र तक नहीं जाएगी। जैसे भी अगर अपन किसी चौक को अगर पानी में डुबोते हैं तो चौक के ऊपर जो पानी लगता है, ठीक है, वो उसकी सतह पर रहेगा, उसके अंदर तक नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं डूबे रखे तो। अतः यह सतही घटना अधिशोषण कहलाती है। अतः अधिशोषण ठोसों या द्रव्यों की पृष्ठीय घटना है तथा संबंध बल आणविक बल होते हैं। इस प्रकार अधिशोषण को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अधिशोषण क्या होता है कि ठोस या द्रव का वह गुण जिसके कारण वे गैस या घुलित पदार्थ को जो कि उनके संपर्क में आते हैं केवल उनके सतह पर सांद्रित कर लेते हैं। मतलब कोई भी ठोस या लिक्विड जो गैस या किसी भी सोल्यूबल लिक्विड्स को, सोल्यूबल मैटर्स को अपनी सतह के ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं या अपनी सतह की ओर आकर्षित करते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं अपन, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अधिशोषण, अवशोषण व शोषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन में अंतर। ठीक है, तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। देखते हैं कि अधिशोषण पृष्ठीय घटना है जबकि अवशोषण स्थूल घटना है। मतलब अधिशोषण तो केवल सतह के ऊपर रहेगा, ठीक है, लेकिन जो अवशोषण होगा वो सतह के अंदर तक चला जाता है, मतलब बल्क फिनोमिना के ऊपर कार्य करता है। जब जब दोनों
परिघटनाएँ एक साथ होती हैं तो वो क्या कहलाता है? शोषण। मतलब अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है। जब दोनों ही परिघटनाएँ, दोनों ही फिनोमिना एक साथ जब फ़ंक्शंस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। इन तीनों घटनाओं का अपन डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं कि पहला डायग्राम दे रखा है एड्सॉर्प्शन का, मतलब कोई भी अदर पार्टिकल है वो एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, उसकी सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरा अपन एब्जॉर्प्शन देखते हैं तो देखिए बल्क का फिनोमिना है, मतलब इसके अंदर जो एब्जॉर्बेट है वो बल्क फिनोमिना के ऊपर का फंक्शंस करते हैं और अंदर तक स्थूल तक चले जाते हैं। और सॉर्प्शंस के अंदर अगर अपन देखें, शोषण के अंदर देखें तो इसके अंदर बल के साथ-साथ सतह के ऊपर भी ये आकर आकर्षित होते हैं। अधिशोषण में पदार्थ का सांद्रण केवल ठोस के सतह पर होता है, जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण पिंड में बैठ जाता है। इस प्रकार अधिशोषण सतही तथा अवशोषण क्या है? स्थूल परिघटना है। ठीक है? अधिशोषण में जो पदार्थ है, कोई भी गैस या द्रव है, वो सांद्रण केवल ठोस के स्पष्ट पर रहता है। ठीक है? जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण पिंड में बैठ जाता है, मतलब चारों तरफ उस पदार्थ की जो भी कंपोजिशंस है उसके अंदर तक फैला रहता है अवशोषण में। अधिशोषण में अधिशोषित अणुओं की सांद्रता सतह पर अधिक होती है, जबकि अवशोषण में अवशोषित अणुओं की सांद्रता संपूर्ण पिंड की संरचना में रहती है। अर्थात अणुओं का विसरण विसरण पिंड के अंदर तक हो रहता है। अधिशोषण में बहुत कम समय साम्य स्थापित हो जाता है, जबकि अवशोषण में धीरे-धीरे साम्य स्थापित होता है। क्योंकि अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है, तो सतही प्रक्रिया के अंदर जो अणु हैं वो सतह के ऊपर जल्दी से इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों के अंदर एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा वो जल्दी स्थापित हो जाएगा। जबकि अवशोषण की प्रक्रिया के अंदर जो अणु हैं, आकर्षित होने वाले जो अणु हैं वो क्या होंगे? धीरे-धीरे विस्तृत होते हैं उसकी संपूर्ण संरचना के अंदर, जिसकी वजह से उसमें साम्य स्थापित होने में टाइम लगता है। उदाहरण की बात करें कि निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड जल वाष्प को अवशोषित करता है, जबकि सिलिका जेल जल वाष्प को अधिशोषित करता है। ठीक है? अगर अपन नॉन एक्वस कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो ये जल वाष्प को क्या करेगा? अवशोषित करता है। ठीक है? मतलब संपूर्ण संरचना के अंदर जल के अणु विस्तृत होंगे, जबकि वहीं अगर अपन सिलिका जेल की बात करें तो सिलिका जेल है वो क्या करेगा? जल वाष्प को अधिशोषित करेगा, मतलब केवल अपनी सतह के ऊपर आकर्षित करता है। सेकंड उदाहरण लेते हैं कि सिलिका क्रूसिबल की सतह नमी के को सतह पर अधिशोषित करती है। सिलिका क्रूसिबल की जो सतह है वो मॉइस्चर को अपनी ओर अधिशोषित करती है, जबकि इस क्रूसिबल को डेसिकेटर में रखने पर उसमें रखा निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड इस नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है? चाक के टुकड़े को स्याही में डुबाने पर स्याही का सांद्रण केवल सतह पर होता है। ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया था कि चाक के टुकड़े को पानी या स्याही में डुबो दें तो उसका जो सांद्रण होगा, ठीक है? अणुओं को आकर्षित करके जो सांद्रण होगा वो केवल सतह पर होता है। वहीं अगर अपन चाक के टुकड़े की जगह अगर रुई के टुकड़े या स्पंज को स्याही में डुबोने पर स्याही का सांद्रण स्पंज के पूरे पिंड में हो जाता है। ठीक है? वहीं अगर अपन स्पंज लेके इसको अगर अपन स्याही में डुबो दें तो पूरा स्पंज के अंदर वो स्याही के जो पार्टिकल्स हैं उसका विसरण होने लगता है। अतः चौक का तो क्या है, स्याही का अधिशोषण करता है, जबकि स्पंज है वो स्याही का क्या करता है? अवशोषण करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अमोनिया चारकोल द्वारा अधिशोषित होती है। ठीक है? जबकि यह जल द्वारा क्या हो जाती है? अवशोषित होकर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनाती है। ठीक है? एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अमोनिया अगर चारकोल द्वारा तो क्या होती है? अधिशोषित होती है। मतलब चारकोल की सतह पर क्या होगा? अमोनिया का अधिशोषण होगा। वहीं अगर जल द्वारा अधिशोषित होकर अमोनिया हाइड्रॉक्साइड बनाती है। ठीक है? नेक्स्ट है कि चारकोल द्वारा शक्कर के रंगीन विलयन का रंगहीन होना भी अधिशोषण का उदाहरण है। ठीक है? अगर अपन कोई भी शुगर का अगर कलर्ड सॉल्यूशन बनाए और इसके अंदर चारकोल डाल दे तो जो रंगीन सॉल्यूशन है वो कलर्ड लेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि चारकोल शुगर के अंदर जो कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं उसको अपनी सतह पर क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है, क्योंकि चारकोल विलयन में उपस्थित रंगीन पदार्थों को क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। अब अपन बात करते हैं शोषण की। जब अधिशोषण व अवशोषण घटनाएं साथ साथ होती हैं
तो वह घटना क्या कहलाती है? शोषण कहलाती है। ठीक है? उदाहरण के तौर पर बात करें जहाँ पर सोर्प्शन और शोषण एक साथ होता है। जब हाइड्रोजन गैस का सांद्रण चारकोल पर होता है, तो पहले यह इसकी सतह पर संघनित होती है। तो कौन सी घटना होगी? एब्जॉर्प्शन होगी, अधिशोषण होगा। कुछ समय पश्चात हाइड्रोजन गैस धीरे-धीरे इसके अंदर तक मतलब इंटीरियर पोर्शंस तक क्या हो जाती है? डिफ्यूज़ हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। एक ठोस एक ठोस विलयन बनता है और ये घटना किसके फिनोमिना के द्वारा होती है? अवशोषण एब्जॉर्प्शन के द्वारा। इस प्रकार चारकोल हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण के साथ-साथ क्या अवशोषण भी करता है, ठीक है? इस परिघटना को क्या कहते हैं? अपन शोषण कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो हाइड्रोजन का सांद्रण होगा वो तो चारकोल की सतह पर होता है धीरे-धीरे, ठीक है? मतलब धरते ही वह स्टार्टिंग के अंदर शुरू में ही वह क्या होगा? सतह पर स्टार्टिंग होगा उसका सांद्रण धीरे-धीरे। फिर जब सतह पर सांद्रित हो जाती है हाइड्रोजन गैस, फिर वह उसके इंटीरियर पोर्शंस तक पहुंचती है चारकोल के। इस परिघटना को क्या कहते हैं अपन? अवशोषण। और जब ये दोनों परिघटनाएं एक साथ फिर फिनोमिना में काम करती हैं तो इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि जियोलाइट द्वारा गैसों का संग्रहण भी शोषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है अपना अधिशोषक तथा अधिशोष्य, एब्जॉर्बेंट तथा एब्जॉर्बेंट। अधिशोषक एब्जॉर्बेंट का तो मतलब है जो अधिशोषण करता है, ठीक है? और अधिशोष्य मतलब जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो रहा है, ठीक है? एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना का प्रोसीड करवाता है, ठीक है? और एब्जॉर्बेट जो एब्जॉर्बेंट की सतह के ऊपर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन होता है जिसका, ठीक है? देखते हैं कि अधिशोषक एब्जॉर्बेंट वह पदार्थ जो गैस या गुलित पदार्थ को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है, अधिशोषक एब्जॉर्बेंट कहलाता है। जैसे एसिटिक एसिड के विलयन में चारकोल का टुकड़ा डालने पर एसिटिक एसिड चारकोल की सतह पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। यहाँ चारकोल अधिशोषक का कार्य करता है, जबकि जो एसिटिक एसिड हुआ वो एब्जॉर्बेट का मतलब अधिशोष्य का कार्य करता है। उदाहरण के लिए अपन सिलिका जेल, निकल, कॉपर और एजी और पीटी का आदि धातु इसके उदाहरण हैं। अब अपन बात करते हैं अधिशोष्य की, एब्जॉर्बेट की। वह पदार्थ जो अधिशोष्य की सतह पर अधिशोषित होता है, एब्जॉर्बेट या अधिशोष्य कहलाता है। जिसे उपरोक्त उदाहरण में एसिटिक एसिड अधिशोष्य की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है? अन्य उदाहरण की बात करें अपन HNO2, N2, SO2, NH3 गैसें तथा NaCl, KCl विलयन। इस प्रकार पदार्थ जो अधिशोषण करता है, अधिशोषक तथा जो अधिशोषित होता है, क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण में ठोस अधिशोषक तथा गैसीय अधिशोष्य होती हैं, ठीक है? ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण में कोई भी सॉलिड अगर गैसियस स्टेट को अपनी फर्स्ट सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्बेट करता है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो सॉलिड होगा वो तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बेंट। और जो गैसेस हैं वो एब्जॉर्बेट की तरह फंक्शंस करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अधिशोषण, रिवर्सिबल तथा इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।